हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है और इसको हम सरल करेंगे। और इससे पहले हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है क्वेश्चन नंबर 1, जिससे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है और कैसे सरल करना है। तो इसमें बोला गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की कुछ स्थितियां दे रखी हैं, उनको समझना है और समझने के बाद उसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो आइए देखते हैं कि पहली स्थिति क्या है और कैसे हमें समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे। तो पहली स्थिति में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या मानना है। सबसे पहले वैसे ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो चीज लास्ट में पूछी गई उसी को मान लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें पहले चौड़ाई मालूम होगा, तब उसका दुगना कर पाएंगे, एक अधिक कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको सवाल में स्टार्ट करते समय जो मानना है वो मानना है चौड़ाई को। तो मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई को मान लेते हैं कि चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर। चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर है। मान लो कोई आयताकार भूखंड है, यहाँ पर बना लेते हैं आयताकार भूखंड इस तरीके से। तो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, तो इसको हमने मान लिया चौड़ाई को x मीटर। आगे क्या कह रहा है सवाल में समझे। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है कौन, लंबाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आयताकार भूखंड की लंबाई। जो प्रश्न में कहा गया उसके अनुसार हम लंबाई को मानेंगे। कहा गया था कि क्षेत्रफल की लंबाई, जो आयताकार क्षेत्रफल दे रखा है भूखंड का, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यहाँ पर चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई है x, चौड़ाई का दुगना हो जाएगा, यानी कि 2 से गुणा कर दो तो 2 गुना हो जाएगा 2x। उससे एक अधिक है, इसमें एक और ऐड कर देंगे तो 2x + 1 ये हो जाएगी हमारी आयताकार भूखंड की लंबाई, जो कि मीटर में दे रखी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अभी समझ लेंगे कि यह हमारा जो है कि चौड़ाई है इस आयताकार भूखंड का, और जो लंबाई है इसके दुगने से, 2 गुने से इसका दोगुना कर देंगे, इससे एक अधिक है। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। करना क्या है कि हमको इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हमें कुछ दे रखा है, इसकी सहायता से हम इसे करेंगे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 528। तो लिखेंगे दिया है भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। और किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उनका यहाँ पर गुणा कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो हमें ये दे रखा है x, लिखेंगे लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, जो कि हमें दे रखा है 528। तो हमारे पास जो लंबाई है वो है हमारे पास 2x + 1, और जो इधर चौड़ाई दे रखी है वो है हमारे पास x, और बराबर में दे रखा है 528। आइए इस पर यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x का मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये हो जाएगा 2x², और x का 1 से करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, और बराबर में दे रखा है 528। इस 528 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 2x² + x, और ये 528 हो जाएगा माइनस का, तो 528 बराबर में 0।
तो आपने देखा कि यहाँ पर जो स्थिति दे रखी थी उससे हमने एक समीकरण को तैयार किया है, जो कि हमारा समीकरण हमारे सामने है 2x² प्लस x माइनस के 528 बराबर में 0। कहा गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि x की अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि हमसे कहा गया था सवाल में हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई समीकरण, द्विघात समीकरण जो इससे हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है वो 2x² प्लस x माइनस के 528 को संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के बाद हम इसे हल करेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर रखने पर इसे क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यह हमारा कहलाएगा, यही से हम निकाल पाएंगे इसकी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पर हम इसे हल नहीं कर रहे हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर केवल और केवल इतना ही करना था हमें कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, इसलिए हमने कर दिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आइए इस स्थिति से हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण बनाते हैं और उसके बाद पूर्णांकों को ज्ञात कैसे किया जाएगा। तो कहा गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणा है 306। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? अगर हमने कहा कि पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक हमारी सभी की सभी संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं और 0 से छोटी होती हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर, और सभी पॉजिटिव नंबर पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन हमसे यहाँ कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमें 0 से बड़ी वाली संख्या यानी कि पॉजिटिव यानी कि सभी धन वाली संख्याओं की बात करनी है। दो होनी चाहिए, वो भी क्रमागत। जैसे कि मैंने कहा कि कोई पूर्णांक आपने ले लिया 5 और 5 के बाद अगला क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैंने कहा कि अगर कोई पूर्णांक ले लिया मैंने 11, तो 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसी तरीके से हमें कोई दो क्रमागत पूर्णांक लेने हैं जिनका गुणनफल हमें 306 दे रखा है और पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें नहीं मालूम है कि वह पूर्णांक क्या है। तो हमने यहाँ पर अगर मान लें कि कोई पूर्णांक x है, तो हमने भी देखा था कि अगर कोई पूर्णांक 11 है तो 11 के बाद क्या होगा, अगला 12 हो जाएगा। कि 11 में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है प्लस। तो इसी तरीके से हमको नहीं मालूम है कि कोई पूर्णांक क्या होगा, इसलिए हम पहला पूर्णांक को मान लेंगे x। तो दूसरा हो जाएगा x प्लस में 1, तीसरा हो जाएगा x प्लस में 2। यही हो जाएंगे हमारे क्रमागत पूर्णांक, क्योंकि हमें पूछा गया है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। दो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे और चलते हैं करते हैं क्वेश्चन को आगे। तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से हमने पहला पूर्णांक मान लिया है x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 है, दोनों को मान लिया है। और सवाल में हमसे कहा गया है कि प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा, पहला वाला है x और दूसरा है हमारे सामने x प्लस में 1, और दोनों का जो गुणनफल कहा गया है कि गुणनफल दोनों का यदि आप गुणा करोगे तो आना चाहिए 306। तो आगे करते हैं इसका मल्टीप्लाई और आगे इसका बनाते हैं द्विघात समीकरण। x का x से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x² और x का 1 से करेंगे तो हो जाएगा x, और बराबर में हमको दे रखा है 360। क्या करना है, 360 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x² प्लस में x माइनस का 360 माइनस के 306 दे रखा है और बराबर में 0। तो यहाँ पर जो स्थिति दे रखी थी उससे हमने बना दिया है द्विघात समीकरण। आप देख पा रहे हैं कि x की अधिकतम घात है, तो यह द्विघात समीकरण हो गया है। और इस द्विघात समीकरण से हमें पूर्णांकों को ज्ञात भी करना है।
लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने वो कर दिया है। आगे इसका गुणनखंड करना आगे की एक्सरसाइज में सीखेंगे, तो इसे यहीं तक छोड़ते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस के 306 बराबर में 0 को संतुष्ट करती है। यह समीकरण इसको क्या करती है? संतुष्ट करती है कि हम यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के बाद जो हल निकालेंगे, x का जो मान निकालेंगे वो यहाँ पर रखेंगे, तो इसको यह क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हम इस सवाल को यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि आगे हमें पूर्णांकों को ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि सवाल में नहीं कहा गया है, निरूपित करने के लिए कहा गया था, हमने कर दिया है। हल करना नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यह हमारे सामने जो स्थिति दे रखी है, इस स्थिति से हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले इस स्थिति को पढ़ने के बाद हमें देखना है कि लास्ट में क्या पूछा गया है। तो हम देखेंगे हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, और जो चीज क्वेश्चन में पूछी जाए उसी को हम मान लेते हैं। तो आइए और करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, जो चीज हमें पूछी जाएगी उसको हम मान लेंगे। तो हमें आयु पूछी गई है रोहन की, तो यहां पर लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु, जो कि हमने मान ली x वर्ष। हमने रोहन की आयु को मान लिया है x वर्ष। अब यहां पर लिखते हैं रोहन की आयु यदि x वर्ष है, तब रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु क्या होगी? जब हमसे कहा गया था रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यदि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो x है, तो रोहन की मां की आयु हो जाएगी x प्लस में 26 वर्ष। में कहा गया है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने लिखा कि रोहन की मां की आयु x प्लस में 26 वर्ष। आगे समझते हैं कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो अब से 3 वर्ष पश्चात, तो लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, यानी अब से 3 वर्ष बाद। तो अब से 3 वर्ष बाद क्या होगा? अब से 3 वर्ष बाद रोहन की वर्तमान आयु यदि x थी, अगर वह 3 वर्ष बाद की बात करें, 3 वर्ष बाद क्या होगी? तो x प्लस का 3, यानी कि 3 वर्ष वो भी बड़ा हो जाएगा। तब रोहन की मां की आयु, रोहन की जो मां है उनकी भी आयु बढ़ेगी, आयु तो दोनों की बढ़ने वाली है, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात बोला गया है। तो रोहन की मां की आयु थी x प्लस में 26 और इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 26 और 3 29। तो ये आ गई हमारे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और रोहन की मां की आयु। क्या करना है आगे? कहा गया था सवाल में कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना होगा? 360। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार जो कह रहा है, प्रश्न के अनुसार जो कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु आई है आपके सामने x प्लस का 3, और दूसरा जो रोहन की मां की आयु है वो है x प्लस में 29, और दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो दे रखा है 360। तो यहां पर लिख देंगे 360। आगे सरल करते हैं, x का x से गुणा करेंगे तो x², x का 29 से गुणा करेंगे तो 29x, और यहाँ पर 3 का x से गुणा करेंगे तो प्लस में 3x, और 3 का जब 29 से गुणा करेंगे तो 3 का 9 में करोगे 27 का 7, और 3 का 2 में करोगे 6 और 2 8, यानी कि ये आ जाएगा 87। ठीक है, और बराबर में दे रखा है 360। तो हमें हमारे सामने ये समीकरण आ गया। इसे और भी सरल करते हैं कि क्या होता है। तो x² प्लस
29x और 3x हो जाता है हमारे सामने 32x और दे रखा है प्लस में 87 और यह 360 को इधर लेके आओगे तो यह हो जाएगा माइनस का 360, क्योंकि इधर था प्लस का और इधर आते ही मिल गया ये माइनस का 360। आगे समझते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 32x प्लस यहाँ पर क्या होगा, यह 87 और यह 360, यहाँ पर 360 है बड़ा और 87 है छोटा, तो यहाँ माइनस कर दोगे, आगे से कैरी लोगे, हो जाएगा यहाँ पर 10 में से जाएगा 3 और इधर बचेगा आपके सामने 15 में से ये आएगा 7 और इधर आएगा 273। तो आपके सामने आ जाएगा माइनस के 273 बराबर में 0, क्योंकि माइनस के 360 है और यह प्लस का 87। तो माइनस होगा जब भी अपोजिट चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं और सेम चिन्ह होते हैं संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अपोजिट चिन्ह थे तो 360 में से जब 87 को माइनस किया तो आपके सामने माइनस का 273 बचा। तो यह आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर करना क्या था, सवाल में तो पूछा गया है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए और रोहन की जो वर्तमान आयु है वो इस द्विघात समीकरण का हल करने के बाद ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि इसे हल करना है या आयु निकालनी है, यहाँ पर कहा गया था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, हमने कर दिया है। तो लिखेंगे अतः रोहन की आयु, रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो हमारे सामने आया है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 273 बराबर में 0 को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। जो आप इस द्विघात समीकरण को हल करने के बाद रोहन की जो आयु निकालोगे वो अगर इस समीकरण में रखोगे तो इसको संतुष्ट करेगी, यानी इसको 0 बना देगी। यह हम समझ पा रहे हैं यहाँ से। तो यहां तक होता है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। आइए समझते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्या कहा गया इस फोर्थ पार्ट में समझते हैं। बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर समझना है कि द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए ऐसी स्थिति को पढ़ने के बाद कि इसमें पूछा क्या गया है, क्या ज्ञात करना है। तो हमने सवाल को पढ़ा और लिखा है लास्ट में हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल को मानने के बाद आगे हम प्रश्न के अनुसार चीजों को करेंगे और द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं माना रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल को मैंने लिख लिया है, मान लिया है यहां पर x किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी x किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और हमें यहां पर कुल दूरी भी दे रखी है। दिया क्या है, कुल दूरी। तो दूरी दे रखी है हमें 480 किलोमीटर। जो रेलगाड़ी समान चाल से चल के जा रही है और वो समान चाल हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, तो उसे दूरी कितनी तय करनी है, 480 किलोमीटर। अगर कोई भी रेलगाड़ी चल रही है और उसको 480 किलोमीटर की दूरी भी तय की है तो कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा। तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया गया हो, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। तो यहां पर हमें मालूम है कि कुल दूरी, जो टोटल दूरी रेलगाड़ी चल रही है वो है 480 किलोमीटर और जो चाल है उसकी जो चाल है x। तो समय है, समय किसमें होगा, किलोमीटर प्रति आवर में, तो घंटे में हो जाएगा हमारा समय। यानी कि रेलगाड़ी द्वारा जो लिया गया समय है वो हो जाएगा 480 बटे में x घंटे, क्योंकि समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल, और दूरी है हमारे पास 480 और चाल है हमारे पास x। आगे समझते हैं। सवाल में कहा गया यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, तो लिखते हैं यदि
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती, रेलगाड़ी की जो चाल है वो अगर 8 किलोमीटर पर हावर कम होती तो क्या होता है यहाँ पर, अगर रेलगाड़ी की चाल कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि समय ज्यादा लगेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं रेलगाड़ी द्वारा, तब रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, अगर चाल कम हो जाएगी तो रेलगाड़ी द्वारा समय भी ज्यादा लगेगा। तो समय का फॉर्मूला तो वही होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी तो हमारे पास समान है, समान दूरी है, बताया भी गया है कि उसी दूरी को तय करने में, तो दूरी तो हमारे पास 480 है। लेकिन अब की बार है ना, चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया गया। चाल क्या थी, x में से 8 किलोमीटर पर आवर घटा देंगे, यानी कि तो ये हमारे पास आ जाएगा समय जब चाल हो जाती है कम तो समय कितना लगेगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया है। अब आगे समझते हैं कि क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो यहां पर हम समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर हावर थी तो जाहिर सी बात है कि समय लगा होगा कम, और जब चाल हो गई 8 किलोमीटर पर हावर कम हो गई है तो समय लगेगा ज्यादा। तो ज्यादा जो समय लगा था उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे तो कितना लगेगा, 3 घंटे अधिक। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि जब रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर दी जाएगी, 8 किलोमीटर की कमी कर दी जाएगी तो समय लगेगा 480 बटे में x माइनस का 8, और जो जब स्पीड में चल रही थी तब समय लगा होगा कम, यानी कि कितना लगा था 480 बटे में x। तो जो अभी जब चाल को कम करने पर जो समय लग रहा है वो पहले लगा उससे कितना ज्यादा लग रहा है, 3। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3, क्योंकि सवाल में ही कहा गया, प्रश्न में कहा गया है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो यहाँ पर इसको सरल करते हैं आगे। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे आप तो आ जाएगा x माइनस का 8 और ये आ जाएगा x माइनस के 8 से यह ब्रैकेट हो जाएगा कैंसिल, x का हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 480x माइनस, यहां पर आप x से इधर डिवाइड दोगे तो x से x कैंसिल और ये ब्रैकेट हो जाएगा ऊपर, यानी कि 480 तो यहां पर ऐसे ही रहेगा और ये ब्रैकेट पहुंच जाएगा x माइनस का 8 और बराबर में है आपका 3। आइए इसे आगे सरल कर लेते हैं इधर। तो यहां पर हम देखेंगे कि 480 माइनस x, 480 x माइनस का 480 का इस x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस से माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो हो जाएगा यह प्लस, और 480 का 8 में करना है मल्टीप्लाई, तो 8 का 0 में करेंगे तो 0 और 8 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 64 का यहाँ आ जाएगा 4 और 6 कैरी, 8 का इसमें करेंगे तो 8 32 और आपका हो जाएगा 6 30। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 3840। तो यह आ गया। और बटे में क्या दे रखा था, बटे में हमको दे रखा था x माइनस का 8 और मल्टीप्लाई में x, और इसके बराबर में हमको दे रखा था वो दिया है 3। आगे सरल करते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ रहा है कि x वाला पद यानी कि 480x और माइनस के 480x, यहाँ है ये प्लस का और ये माइनस का, इससे हो जाएगा खत्म। तो बचा क्या हमारे पास बचा 3840 बटे में x माइनस का 8 और यह गुणा में दे रखा है x और इधर दे रखा है 3। क्या करेंगे, इसकी अपॉन में रख लेते हैं 1 और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा समझ लेते हैं आगे। तो यहाँ पर इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो यह हो जाएगा x तो है तो x का इससे मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो लिख देंगे 3x x माइनस के 8 और बराबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3840 ही रहेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, x से 3x हो गया। अभी इस ब्रैकेट का अंदर करते हैं तो x का अंदर से करोगे तो x हो जाएगा x स्क्वायर और 3 रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। 3 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो आ जाएगा 8 या 24 और x साथ में है तो साथ में रहेगा। ये बराबर में रह गया, इसको इधर ले आइए। बराबर में है हमारे पास 3840 जो कि इधर था प्लस का, बराबर से इधर लेके आए तो हो गया माइनस का और रह जाएगा इधर 0।
तो यहाँ पर इस स्थिति को समझने के बाद, हमने सॉल्व करने के बाद हमने बना लिया है एक द्विघात समीकरण, जो कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए, तो हमने कर दिया है। आगे बात थी कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इस समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को हल करना नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, तो वहां पर इस चीजों को समझ लेंगे। अभी तक हमें इतना ही करना था, तो इसे यही समाप्त करते हैं और आगे लिख देते हैं। अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 24x माइनस के 3840 को संतुष्ट करती है। यानी कि जो x का वैल्यू आप निकालोगे, इसको सॉल्व करने के बाद वो इस समीकरण में रखोगे, तो इस समीकरण को क्या करेगी, वो संतुष्ट करेगी। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, यहाँ होता है समाप्त। आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। कैसा लगा आपको यह वीडियो, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1।